ब्रजेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत। भैया बहनों के आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज का प्रकरण शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप सभी देंगे। जब कभी आपके शरीर का कोई अंग कट जाता है या छिल जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये आपको बताना है। जिन भैया बहनों को पता है वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ ठीक है, इस भैया ने बताया, इन्होंने बताया कि खून निकलता है। ये बहुत अच्छी बात है। खून को हम अन्य और किन किन नाम से जान सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया रक्त, रुधिर, लहू, विभिन्न नामों से हम इसको बोलते हैं। तो इसमें रक्त जो है ये हमारा प्रकरण रहेगा आज का। रक्त के बारे में बताएंगे। इसकी सबसे पहले रक्त होता क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और इसमें सभी कार्बनिक अकार्बनिक रक्त कणिकाएं सभी चीज़ें होती हैं। रक्त की संरचना, सबसे पहले रक्त की संरचना बताएंगे। रक्त में दो भाग इसके होते हैं। पहला होता है रक्त कणिकाएं, दूसरा होता है प्लाज्मा। रक्त कणिकाएं 40% होती हैं, रुधिर के अंतर्गत 40% होती है और 60% होता है प्लाज्मा। रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में बताएंगे। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ हम लिखेंगे रक्त कणिकाओं के प्रकार। रक्त कणिकाओं के प्रकार, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये होती हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तीसरे नंबर की होती है प्लेटलेट्स।
या थ्रोम्बोसाइट्स। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और इसमें आपसे बीच बीच में क्वेश्चन आंसर भी किए जाएंगे। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, RBC, ये कणिकाएं प्लाज्मा की जीव द्रव की जीव कला के आवरण से ढकी हुई होती हैं और इनका जो आकार होता है वो गोल तस्तरी नुमा, यह आपके सामने लगा हुआ है, ये दिया है, ये RBC है। तो इनका जो आकार होता है वो गोल तस्तरी नुमा, दोनों तरफ से पिचका हुआ होता है और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 100 से 120, 100 से 120 संख्या होती है। BC की यहाँ लिखेंगे, RBC के बारे में बता रहे हैं। तो ये थोड़ा ये इसका जीवन काल RBC का ये होता है 100 से 120। RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स टोटल कणिकाओं का 90% होती है, 90% RBC होती हैं और 10% होती हैं WBC एंड प्लेटलेट्स। ये इसका वो होता है कंट्रीब्यूशन। और RBC के अंदर वर्णक पाया जाता है लाल रंग का, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है, ये लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन, अब हम इसको दो शब्दों में तोड़ के आपको बताएंगे हीमोग्लोबिन को कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा। ये बनेगा, हीमोग्लोबिन को हमने हीम जमा ग्लोबिन, ये हीम लौह तत्व है यानी लोहा, लौह तत्व हो गया, और ये हो गई आपकी प्रोटीन हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है हमारे। तो और इसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को अवशोषण करना, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए RBC की से ही रक्त का रंग लाल होता है। इसी की वजह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है इसके अंदर। इसके बाद दूसरा नंबर आता है ये आपका श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसको हम WBC लिख सकते हैं, ये WBC। कभी कभी लिखने के लिए आता है कि RBC की फुल फॉर्म लिखिए,
WBC की फुल फॉर्म लिखिए तो RBC हो गया रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और WBC हो गया वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अब इनकी बात हम करें, वाइट WBC जो होती है वो अनियमित आकार की होती है और केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक होता है इसके अंदर, जबकि RBC के अंदर केंद्रक नहीं होता, इसके अंदर केंद्रक होता है और ये अनियमित आकार की अंडाकार होती है। इनका जीवन काल जो होता है वो होता है 1 से 4 दिन। इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। कार्य WBC का 2 काम होते हैं WBC के, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के। एक तो होता है सारी शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको, जो टूटी हुई होती हैं, अशक्त होती हैं, काम करने में सक्षम नहीं होती, उन कोशिकाओं का भक्षण करके रुधिर को साफ करना। दूसरा होता है WBC का कार्य बाहर से कोई रोगाणु या कोई रोगाणु जीवाणु वो अगर शरीर के अंदर आता है तो अपने संख्या में वृद्धि करके उससे शरीर को बचाती है, शरीर का बचाव करती है, यानी प्रतिरक्षा का काम भी जो है WBC का होता है। इसके बाद तीसरा है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ 2 नाम लिखे हैं। प्लेटलेट्स जो होती है, नाम इसका प्लेटलेट्स, मानव के अंदर, स्तनधारी के अंदर जो होती हैं ये, वहाँ इसका नाम प्लेटलेट्स होता है, जबकि अन्य जीवों में थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये अब प्लेटलेट्स की रचना की बात करें, ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, आकार इनका भी गोल होता है, संख्या और इनका जीवन काल जो होता है प्लेटलेट्स का वो बताता हूं। इनका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। संख्या होती है इनकी रुधिर के अंदर ये होती है 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ढाई लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। काम होता है प्लेटलेट्स का, सबसे महत्वपूर्ण काम रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। रक्त का कहाँ जमना होता है, कहाँ इसका जमना जरूरी है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में अभी आगे बताएंगे। कार्य इसका हो गया प्लेटलेट्स का रक्त के जमने में सहायक। ये आपका रक्त कणिकाओं के बारे में बताया। आगे चलता है प्लाज्मा।
दूसरा पार्ट आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी 60%, रुधिर का 60% प्लाज्मा, जिसके अंदर 90% जो होता है जल होता है और 10% जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक तथा अकार्बनिक ये 10% के अंदर आता है इसमें, प्लाज्मा में। रंग होता है इसका, यानी पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ ये होता है। और अब आगे प्लाज्मा के इसके कार्य की बात करेंगे, रक्त के कार्य। सबसे पहला है इसका, अभी बताया था हमने कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करना। ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। परिवहन का मतलब लाना ले जाना। कहाँ से लाना? जैसे फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके शरीर की कोशिकाओं में ले जाना, ये रक्त के द्वारा ही होता है, रुधिर के द्वारा होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों में ही शरीर की कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वहाँ से लेकर फेफड़ों में आना। तो शरीर की फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना ले जाना, इसका काम होता है आरबीसी का। तो इसमें रक्त का कार्य। दूसरा हो गया आपका पोषक तत्वों। पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, वसाम्ल, का परिवहन करना। आगे होता है उत्सर्जी पदार्थों। जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, व लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल
आदि का परिवहन करना। ये हो गया पोषक तत्वों को और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन में सहायक होते हैं। इससे आगे आता है आपका जो अभी WBC के अंदर आया था, इसका नाम कि शरीर की टूटी फूटी यानी अशक्त कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर को साफ करना। और आगे आएगा पांचवा, प्रतिरक्षा ताप नियंत्रण और एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स से संबंधित है, रक्त का थक्का जमने में सहायक। ये इसके कार्य हो गए 5-6। इसके बाद अभी तक हमने रक्त की संरचना, कार्य इसके बारे में पढ़ा। आगे करेंगे हम रक्त कैसे जमता है। रक्त का जमना, यह एक रासायनिक क्रिया अभी इसको इस पे देखेंगे चार्ट पे। ऊपर हमने जो दिखाया है ये टूटी हुई रक्तवाहिनी, जैसे छिलना, चोट लगना, उसके परिणाम स्वरूप ये रक्तवाहिनी यहाँ से टूटी हुई है, तो इससे रक्त बाहर निकला हुआ है। आरबीसी है, ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हैं और आरबीसी, तो ये बाहर निकल रही है हवा से, वायु के
जब बाहर निकलेंगी हवा लगेगी, वायु के संपर्क में आएगी, तो जैसे हमारी ये प्लेटलेट्स हैं, इनके अंदर हवा के संपर्क में आते ही इनके अंदर एक तत्व होता है जो निष्क्रिय रूप में रहता है, उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। वो प्रोथ्रोम्बिन जैसे वायु के संपर्क में आएगी तो वो थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। थ्रोम्बिन का काम होता है, रुधिर के अंदर जो प्रोटीन होती है, निष्क्रिय प्रोटीन होती है, वो होती है फाइब्रिनोजन। उस फाइब्रिनोजन को सक्रिय करता है थ्रोम्बिन और वो फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन जो होती है प्रोटीन, वो होती है जालिका रूप, जालिका के समान होती है, और वो करती क्या है कि एक जाल सा बना लेगी इस टूटे हुए भाग पर। जैसे ही जाल सा बनाएगी, उस जाल नुमा रचना के अंदर ये जो प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी, वो इस जाल के अंदर फंस जाएंगी। मतलब फंसने से क्या होगा कि थोड़ी देर में ही एक थक्का सा जम जाएगा, और थक्का जम जाएगा तो रुधिर का बहना बाहर निकलना बंद हो जाएगा। नीचे दूसरे नंबर में देखिए, ये देखिए दूसरे नंबर में हमने यहाँ आपको दिखाया है कि ये जाल सा बना हुआ है और इसके नीचे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब है। तो इससे एक थक्का सा बन जाता है, और कुछ देर बाद अगर हम थक्के को उतार देते हैं तो उसके अंदर से एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, पीला पीला, वो होता है सीरम, उसे सीरम कहते हैं। ये आपका रक्त का जमना। इसके बाद रक्त के यानी ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। रक्त समूह, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। एक होता है ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक, ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर। इसने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को, जो 4 प्रकार होते हैं, उनको खोजा था। 3 ब्लड ग्रुप इनके द्वारा खोजे गए थे, और ये खोजा था 1900 में। स्टर्नर ने 1920 में खोज की थी। ए, बी, ओ, ये 3 ग्रुप हैं, ए, बी, ओ। इन तीनों ग्रुप को कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी, और इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक ग्रुप है आपका ए बी, इसकी खोज हुई थी, ए बी की खोज 1902 में।
दो वैज्ञानिकों ने की थी। चार ग्रुप हो गए हैं, ए बी ओ ए बी। अब इनका निर्धारण कैसे बताया? इनका निर्धारण कैसे बताया है कि किसके आधार पे होता है? इसने लैंडस्टीनर ने बताया था कि दो पदार्थ होते हैं रुधिर के अंदर। एक होता है प्रतिजन, दूसरा होता है प्रतिरक्षी। ये होता है एंटीजन, ये होता है एंटीबॉडीज। दो होते हैं एंटीजन्स, एंटीबॉडी। एंटीजन्स जो होते हैं आपके ए बी, और एंटीबॉडी होते हैं ए बी, इस तरह से। यानी कैपिटल लेटर में जो होते हैं वो एंटीजन्स होते हैं, और एंटीबॉडी होते हैं स्मॉल लेटर ए बी। इसमें यह बताया है कि रक्त का इनकी वजह से निर्धारण जो होता है रक्त ग्रुप का, रक्त समूह का, ब्लड ग्रुप का, वो एंटीजन्स के आधार पे होता है। अगर किसी में यही बताया है कि एंटीजन ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा कैपिटल बी तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी होंगे दोनों तो वो ए बी होएगा। ओ चौथा होता है ओ। रक्त के एक दूसरे, देखिए रक्त के देने की कहाँ जरूरत होती है, किसको दिया जाता है? जिसके शरीर में रक्त की कमी होती है उसे रक्त दिया जाता है बाहर से, अन्य संस्था से लेकर, किसी सही आदमी से जो स्वस्थ होता है उससे लेकर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ देखी जाती है कि इसमें एंटीजन्स और एंटीबॉडी दोनों एक ही नाम के नहीं होने चाहिए। अगर आपका एंटीबॉडी ए है, एंटीजन्स ए है, तो एंटीबॉडी ए नहीं होगा, उसके साथ एंटीबॉडी बी होगा। अगर एंटीजन्स बी है तो उसके साथ एंटीबॉडी ए होगा। अगर ए बी है तो उसके अंदर दोनों एंटीजन्स होंगे, और जबकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ओ वर्ग है आपका, ओ के अंदर कोई भी एंटीजन्स नहीं होगा, जबकि ए बी एंटीबॉडी जो होंगे दोनों होंगे ए और बी। इसको मैं यहाँ पे एक बार बना दूंगा, मैं इसको देख लेंगे। ये आपके ए वर्ग, बी, ए बी, ओ। ए के अंदर एंटीजन्स ए होगा तो बी होगा एंटीबॉडी। इसके अंदर बी के अंदर एंटीजन्स बी होगा तो एंटीबॉडी होगा ए। ए बी के अंदर ए बी होगा एंटीजन्स तो एंटीबॉडी नहीं होगा।
ओ के अंदर एंटीजन्स कोई नहीं होने का और एंटीबॉडी होंगे ए और बी। ऐसे इसका निर्धारण है। ये तो मैंने आपको रक्त का बताया, आपको ब्लड ग्रुप, और इसके बाद एक होता है रक्त आदान, यानी रोगी के अंदर किसी को अगर रक्त कमी है रक्त की तो वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति का वर्ग संस्थान से लेकर चढ़ाया जाता है, कमी को पूरा किया जाता है, और इस तरह से जो प्रक्रिया है इसको हम रक्त आदान कहेंगे। इसके बाद ब्लड बैंक है, रुधिर बैंक, यानी वह संस्था या केंद्र जहाँ पे रुधिर को संग्रहित या सुरक्षित किया जाता है और उसे कहते हैं रुधिर बैंक। विश्व का सबसे बड़ी रुधिर बैंक है रेड क्रॉस सोसाइटी, और वहाँ से जो हम लेते हैं। रक्त को लेने से पहले हम उसके अंदर देखते हैं कि रक्त में कोई जीवाणु, HIV या प्रोटोजोआ या कोई कवक या कोई अन्य रोगाणु तो नहीं है, उससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है रक्त का। इसके बाद संक्रमित रुधिर से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, वो होता है आपका, एक होता है एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया, और दो होते हैं ये। अब मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैं थोड़ा एक आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको वैसे करने हैं। एक तो है रक्त किसे कहते हैं, रक्त की कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और प्लाज्मा में कितने % जल होता है, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। ये कुछ प्रश्न है जो आपको पे करने हैं। और आज की कक्षा में बस इतना ही है, आगे की कक्षा में हम आएंगे। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।